तभी कभी ना कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ खबर नहीं रहती, वो दिमाग में एकदम अटक सी जाती हैं। मेरे लिए वैसी एक घटना थी एनएसए के एएनटी कैटलॉग का लीक होना। सुनने में ही मतलब किसी जासूसी नॉवेल जैसा लगता था, पर वो हकीकत थी। बिल्कुल। एएनटी कैटलॉग, एडवांस्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी कैटलॉग, ये सचमुच एनएसए के अपने हैकिंग टूल्स, एक्सप्लॉइट्स, साइबर जासूसी के सारे उपकरणों की एक पूरी लिस्ट थी। हाँ कल्पना कीजिए जैसे कोई शॉपिंग कैटलॉग हो लेकिन उसमें आम सामान नहीं। हाँ, उसमें गैजेट्स और सॉफ्टवेयर थे ऐसे वाले जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि असलियत में होते भी हैं। सही कहा, जैसे वो कॉटन माउथ था। हाँ, कॉटन माउथ। बाहर से देखो तो बिल्कुल आम यूएसबी प्लग जैसा। बिल्कुल, पर अंदर से की स्ट्रोक्स, मतलब आप जो भी टाइप कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड कर सकता था। और वायरलेस तरीके से भेज भी देता था। हाँ, वायरलेस तरीके से। और कीमत कैटलॉग में लिखी थी करीब $20,000। बाप रे। अच्छा, और वो ड्रॉप आउट जीप? हाँ, ड्रॉप आउट जीप, वो आईफोन के लिए एक सॉफ्टवेयर था। आईफोन के लिए? उस वक्त तो आईफोन काफी सिक्योर माना जाता था। हाँ बिल्कुल, पर यह सॉफ्टवेयर टेक्स्ट मैसेज, कॉन्टैक्ट लिस्ट, वॉइसमेल सब तक पहुंच सकता था। क्या बात है। इतना ही नहीं, फोन का माइक, कैमरा वो भी चुपके से चालू कर सकता था। लोकेशन भी? लोकेशन भी ट्रैक कर सकता था। कमाल की चीज थी वो। और एक मेरा ध्यान खींचा था रेस मास्टर ने। वो क्या था? रेज मास्टर वो एक छोटा सा हार्डवेयर डिवाइस था। कंप्यूटर के पुराने वीजीए मॉनिटर पोर्ट से जुड़ जाता था। अच्छा। और स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है उसे वायरलेस तरीके से क्लोन करके भेज देता था। मतलब नेटवर्क में घुसने की जरूरत ही नहीं? बिल्कुल नहीं, बस मॉनिटर आउटपुट दूर से देख लो। सोचिए जरा। कमाल है। और ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण है। उस कैटलॉग में तो दर्जनों ऐसे उपकरण थे। सर्वर में बैकडोर डालने वाले, फायरवॉल को बाईपास करने वाले फॉर्मवेयर, नेटवर्क ट्रैफिक पकड़ने वाले डिवाइस। और इनका इस्तेमाल सिर्फ लैब में नहीं होता था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका इस्तेमाल असली दुनिया के ऑपरेशंस में होता था। जैसे शायद किसी डिवाइस को शिपमेंट के दौरान बीच में रोककर उसमें कुछ इम्प्लांट कर दिया, या किसी टारगेट के होटल के कमरे में चुपके से कोई हार्डवेयर लगा दिया। हाँ, इस तरह के काम। और ये सब हथियार थे एनएसए की एक बहुत ही एलीट और सीक्रेट हैकिंग यूनिट के। तेलो, हाँ जिसे पहले टेलर्ड एक्सेस ऑपरेशंस या टाओ कहते थे। बिल्कुल। अब शायद कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेशंस नाम है उसका। हाँ, और साइबर सुरक्षा की दुनिया में जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इक्वेशन ग्रुप, हाँ वो इसी ग्रुप को इक्वेशन ग्रुप के नाम से जानती थी। उनकी स्किल्स और कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए। हाँ, इक्वेशन ग्रुप को मतलब साइबर सुरक्षा की दुनिया में सबसे खतरनाक, सबसे एडवांस्ड हैकिंग ग्रुप्स में गिना जाता था। शायद सबसे एडवांस्ड। उनके काम करने के तरीके, उनके टूल्स, सब कुछ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था। तो चलिए, आज की हमारी जो ये चर्चा है वो इसी बैकग्राउंड पर है। हमारा टॉपिक है द शैडो ब्रोकर्स। द शैडो ब्रोकर्स, एक ऐसा रहस्यमय ग्रुप जिसने अगस्त 2016 में अचानक आकर पूरी दुनिया को, खासकर साइबर सिक्योरिटी की दुनिया को हिला कर रख दिया था। बिल्कुल। उनका दावा था कि उन्होंने इक्वेशन ग्रुप यानी एनएसए के इन साइबर हथियारों के पूरे जखीरे को हैक कर लिया है। सिर्फ हैक ही नहीं, सिर्फ हैक नहीं, बल्कि वो इन हथियारों को दुनिया के सामने ला रहे थे। कुछ मुफ्त में दे रहे थे और कुछ की नीलामी कर रहे थे। ये तो मतलब अभूतपूर्व था, पहले कभी ऐसा सुना नहीं गया था। बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है ये काफी हद तक जेक विलियम्स के अनुभवों और उनके एनालिसिस पर आधारित है। जेक विलियम्स जो रेंडिशन इन्फोसेक नाम की एक जानी मानी सिक्योरिटी कंपनी के फाउंडर हैं। हाँ, सैंस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते भी हैं और एक टाइम पर, जैसा कि बाद में पता चला, वो खुद एनएसए की इसी टीएओ यूनिट का हिस्सा रह चुके थे। अच्छा, ये बात तो बाद में सामने आई। हाँ, ये बाद में खुलासा हुआ। तो हमारा मकसद आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करना है। ये शैडो ब्रोकर्स आखिर थे कौन, उन्होंने क्या क्या लीक किया, और सबसे बड़ा सवाल, उन्हें एनएसए जैसी जगह से ये टॉप सीक्रेट हथियार मिले कैसे। बिल्कुल। और फिर इसका असर क्या हुआ दुनिया भर की साइबर सुरक्षा पर और जेक विलियम्स जैसे लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी पर भी। तो शुरुआत करते हैं अगस्त 2016 से। जेक विलियम्स का जिक्र किया आपने। हाँ, जेक विलियम्स उस समय अपनी कंपनी के लिए क्लाइंट साइड पर थे। कोई साइबर घटना हुई थी, उसकी जांच कर रहे थे, मतलब इंसिडेंट रिस्पॉन्स। ठीक है। तभी उनकी टीम का ध्यान एक अजीब से ट्वीट पर गया। ट्वीट करने वाले ग्रुप का नाम था द शैडो ब्रोकर्स। आखिर में 2 S थे, है ना? हाँ, डबल S था। और ट्वीट की भाषा, खासकर अंग्रेजी, बड़ी अजीब थी। टूटी फूटी, जैसे कोई जानबूझकर खराब लिख रहा हो। लेकिन मैसेज एकदम साफ था। अटेंशन सरकारी स्पॉन्सर्ड साइबर जासूसों, हमने इक्वेशन ग्रुप को हैक किया है, हमें उनके बहुत सारे साइबर हथियार मिले हैं।
कुछ ऐसा। और वो कह रहे थे कि कुछ फाइलें मुफ्त दे रहे हैं। हाँ, हम कुछ इक्वेशन ग्रुप फाइलें मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो सबसे अच्छे हथियार हैं उनकी हम नीलामी कर रहे हैं। जैक ने क्या किया? क्लाइंट साइट पे थे वो तो। हाँ, वहीं से क्लाइंट साइट पर होते हुए भी उन्होंने फौरन वो मुफ्त वाली फाइलें डाउनलोड की। उनमें क्या था? वो सिस्को और फोर्टिनेट फायरवॉल को टारगेट करने वाले एक्सप्लॉइट्स थे। ये दोनों बहुत कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस हैं। एक्सप्लॉइट्स मतलब वो कोड जो किसी सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर उसमें घुसपैठ कर सके। बिल्कुल सही। और जेक के लिए ये डबल झटका था। पहला तो ये कि एक्सप्लॉइट्स असली थे। हाँ, और बिल्कुल नए थे, जिन्हें टेक की भाषा में जीरो डे वल्नरेबिलिटीज कहते हैं। जीरो डे मतलब बनाने वाली कंपनी को भी नहीं पता था। एग्जैक्टली। सिस्को या फोर्टिनेट को भी उस कमजोरी का पता नहीं था, तो उसका कोई पैच, कोई सुधार मौजूद नहीं था। ये तो हैकर्स के लिए सोने की खान जैसा हुआ। बिल्कुल। जीरो डे एक्सप्लॉइट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। ब्लैक मार्केट में लाखों डॉलर कीमत होती है इनकी। एनएसए जैसी एजेंसियां इन्हें ढूंढने या खरीदने में बहुत पैसा लगाती हैं। और दूसरा झटका क्या था जैक के लिए? दूसरा झटका ये था कि जिस क्लाइंट के नेटवर्क की वो जांच कर रहे थे, उनके पास पुराने अनपैच सिस्को डिवाइस थे। ओहो, मतलब वो सीधे निशाने पर थे। बिल्कुल, वो इन लीक हुए एक्सप्लॉइट्स का सीधा निशाना बन सकते थे। खतरा अब सिर्फ थ्योरी नहीं था, उनके सामने लाइव था। उस वक्त तो चारों तरफ यही सवाल घूम रहा होगा, ये शैडो ब्रोकर्स हैं कौन? हाँ, हर कोई यही सोच रहा था। क्या एनएसए के अंदर का कोई भेदिया है? या क्या एनएसए खुद हैक हो गई थी, जो मतलब सोचना भी मुश्किल था। बिल्कुल। या ये सिर्फ पैसों के लिए था, नीलामी की बात कर रहे थे वो। या फिर ये कोई बड़ा इंफॉर्मेशन ऑपरेशन था, किसी देश का हाथ। हाँ, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन मतलब आईओ। जब कोई ग्रुप या देश जानकारी को सच्ची, झूठी या तोड़-मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। माहौल बनाने के लिए या ध्यान भटकाने के लिए। सही कहा, भ्रम फैलाना, किसी को बदनाम करना। जैक और उनकी टीम में भी यही बहस चल रही थी। कुछ को लगा पैसे का खेल है, कुछ को लगा आईओ है, शायद किसी देश ने करवाया है। तो नीलामी का क्या हुआ? क्या उन्हें लाखों बिटकॉइंस मिले जिनकी वो बात कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नीलामी तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फ्लॉप? हाँ, पहले 24 घंटों में उनके बिटकॉइन एड्रेस पर मुश्किल से $937 के बराबर रकम आई। बस? हाँ, तो या तो ये शैडो ब्रोकर्स के लिए एक झटका था, या फिर शायद पैसा उनका असली मकसद था ही नहीं, पर वो चुप नहीं बैठे। फिर क्या हुआ? अक्टूबर 2016 आया। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का माहौल था। रूसी हैकिंग के आरोप लग रहे थे। हाँ, वो खबरें थीं। तभी उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका रूस को उसकी कथित हैकिंग के जवाब में एक संदेश भेजेगा। अच्छा। और इसके ठीक 2 हफ्ते बाद शैडो ब्रोकर्स का दूसरा डंप आ गया। बिडेन के बयान के बाद? हाँ, उन्होंने बिडिंग का मजाक उड़ाते हुए एक मैसेज पोस्ट किया, कुछ ऐसा कि डर्टी ग्रैंडपा रूस के साथ साइबर वॉर क्यों शुरू करना चाहते हैं। अहो। और इस बार उन्होंने हैकिंग टूल्स नहीं लीक किए। तो क्या लीक किया? आईपी एड्रेस की एक लंबी लिस्ट। आईपी एड्रेस किसके? शैडो ब्रोकर्स का दावा था कि ये उन कंप्यूटर सर्वर्स के आईपी एड्रेस हैं जिन्हें एनएसए ने या तो हैक किया हुआ था या अपने हमलों के लिए स्टेजिंग सर्वर की तरह इस्तेमाल कर रही थी। ये तो अलग तरह का डंप था। हाँ, ये पहले वाले से अलग था। ये सीधे हमला करने के लिए नहीं था, बल्कि डिफेंडर्स मतलब बचाव करने वालों के लिए ज्यादा काम का था। कैसे? जेक विलियम्स जैसे रिसर्चर्स ने इस लिस्ट का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने क्लाइंट्स के नेटवर्क ट्रैफिक, जिसे नेट फ्लो डेटा कहते हैं, उससे मिलान किया, ये देखने के लिए कि कहीं उनके नेटवर्क से इन संदिग्ध आईपी पर कोई कनेक्शन तो नहीं बन रहा। एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम बन गया। बिल्कुल। फिर मामला और आगे बढ़ा होगा। हाँ, जनवरी 2017 डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके थे, पावर ट्रांसफर होने वाला था। शैडो ब्रोकर्स ने एक और पोस्ट डाला, इस बार एक तरह का अलविदा मैसेज। अलविदा? हाँ, फिर से पैसे ना मिलने का रोना रोया और कहा कि अब वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन जाते जाते 61 विंडोज हैकिंग टूल मुफ्त में जारी कर रहे हैं। 61 टूल्स? हाँ, और यहीं पर एक ऐसा टूल सामने आया जिसने साइबर सिक्योरिटी, खासकर डिजिटल फॉरेंसिक्स और इंसिडेंट रिस्पॉन्स, जिसे आईआर कहते हैं, उसकी दुनिया में हलचल मचा दी। कौन सा टूल था वो? उसका नाम था इवेंट लॉग एडिटर। इवेंट लॉग एडिटर, ये इतना जरूरी क्यों था? देखिए, विंडोज सिस्टम अपने अंदर होने वाली लगभग हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखता है। इसे इवेंट लॉग कहते हैं। जैसे कौन लॉगिन हुआ, कौन सी फाइल खुली, क्या एरर आया, ये सब। बिल्कुल। जब कोई हैकिंग होती है तो जांच करने वाले इन्हीं इवेंट लॉग्स को देखकर पता लगाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। ठीक है। और लंबे समय से ये माना जाता था कि आप शायद इवेंट लॉग्स डिलीट तो कर सकते हैं,
पर किसी एक खास एंट्री को चुपके से बदलना या हटाना वो लगभग नामुमकिन है। तो ये टूल वही नामुमकिन काम कर सकता था। हाँ, यही इसकी खासियत थी। ये टूल हमलावर को, मतलब अटैकर को, किसी खास इवेंट लॉग एंट्री को एडिट करने या हटाने की ताकत देता था, बिना कोई निशान छोड़े। हाँ, जेक विलियम्स ने इस पर काफी लिखा। उन्होंने कहा कि आईआर प्रोफेशनल्स जानते थे कि थ्योरी में ऐसा हो सकता है, शायद एनएसए जैसी एजेंसियों के पास ऐसे टूल हों, पर अब ये पब्लिक हो गया था। मतलब कोई भी हैकर अब अपने डिजिटल पैरों के निशान मिटा सकता था। बिल्कुल, कोई भी थोड़ा काबिल हैकर। इसने फोरेंसिक जांच पर जो भरोसा था उसे कमजोर कर दिया। अब आप लॉग्स देखकर 100% यकीन नहीं कर सकते थे कि वो असली हैं या उनके साथ छेड़छाड़ हुई है। ये तो जांच करने वालों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। हाँ, इसने आईआर के खेल के नियम ही बदल दिए। अब जांचकर्ताओं को लॉग्स में सिर्फ एंट्रीज ही नहीं देखनी थी, बल्कि उनमें जो संभावित गैप्स हैं या जो अजीब बातें हैं उनको भी ढूंढना था, जो पहले शायद नजरअंदाज हो जाती। लेकिन शैडो ब्रोकर्स का अलविदा शायद सच्चा नहीं था। वो फिर वापस आए। हाँ, अप्रैल 2017 में वो फिर से प्रकट हुए। इस बार उन्होंने सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप को एड्रेस करते हुए एक ओपन लेटर लिखा। ट्रंप को? हाँ, उसमें कहा कि उन्होंने ट्रंप को वोट दिया था, पर सीरिया पर मिसाइल हमला करने जैसे कदमों से वो निराश हैं और ट्रंप अपना सपोर्ट खो रहे हैं। ओहो! और इस लेटर के साथ उन्होंने और भी एनएसए हैकिंग टूल जारी कर दिए। जेक विलियम्स तो इस सब पर लगातार नजर रखे हुए थे, है ना? बिल्कुल, वो लगातार विश्लेषण कर रहे थे, अपने ब्लॉग पर लिख रहे थे। उन्होंने एक पैटर्न नोट किया। कैसा पैटर्न? उन्होंने लिखा कि शैडो ब्रोकर्स के ये जो डंप थे, ये अक्सर तब आते थे जब रूसी हैकिंग से जुड़ी कोई बड़ी खबर मीडिया में चल रही होती थी। अच्छा। उनका अंदाजा था कि शायद ये उन खबरों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है, एक तरह का आयो। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ? जेक के उस ब्लॉग पोस्ट के वायरल होने के ठीक अगले दिन शैडो ब्रोकर्स ने ट्विटर पर सीधे जेक विलियम्स को निशाना बनाया। जेक को? हाँ, उन्होंने ट्वीट किया, वही टूटी फूटी अंग्रेजी में, वॉक मेलवेयर जेक, तुम एक्स इक्वेशन ग्रुप मेंबर होने के नाते बहुत बड़ी बातें कर रहे हो। शैडो ब्रोकर्स इक्वेशन ग्रुप मेंबर्स को एक्सपोज नहीं करते, लेकिन तुम्हारे बड़े मुंह के लिए हमें एक्सेप्शन बनाना पड़ा। क्या शैडो ब्रोकर्स ने जेक विलियम्स को पब्लिकली एनएसए की उसी एलीट टीएओ एक्सक्विजन ग्रुप यूनिट का पुराना मेंबर बता दिया, जिसे उन्होंने खुद हैक करने का दावा किया था? हाँ। और ये सच था? सच था। हाँ, जेक ने अमेरिकी सरकार के लिए करीब 2 दशक काम किया था, जिसमें लगभग 5 साल टीएओ में भी शामिल थे। लेकिन ये बात तो गुप्त थी। बिल्कुल गुप्त। उनके कुछ बहुत करीबी दोस्तों, परिवार और कुछ पुराने सहकर्मियों के अलावा शायद ही किसी को पता था। अब अचानक पूरी दुनिया के सामने उनका ये अतीत आ गया था। इसे डॉक्सिंग कहते हैं। किसी की प्राइवेट जानकारी पब्लिक कर देना। हाँ। जेक की क्या हालत हुई होगी? ये तो एक भूचाल जैसा रहा होगा। वो पूरी तरह से शॉक में थे, डरे हुए थे। ये सिचुएशन मतलब अनप्रेसिडेंटेड थी। एक मिस्टीरियस ग्रुप जिसने शायद अमेरिकी सरकार के सबसे सीक्रेट हथियार चुराए थे, अब उन्हें पर्सनली टारगेट कर रहा था। उनकी पिछली सरकारी नौकरी को उजागर कर रहा था। उन्हें ये भी डर लगा होगा कि उनकी अपनी सरकार कैसे रिएक्ट करेगी। बिल्कुल, क्या एफबीआई उन पर शक करेगी? क्या लोग सोचेंगे कि वो रूसियों से मिले हुए हैं क्योंकि उन्होंने रूसी हैकिंग से ध्यान भटकाने वाली बात लिखी थी? और उनकी पर्सनल लाइफ पे भी असर पड़ा होगा। बहुत गहरा। उन्हें अपनी एक्स वाइफ को सब कुछ समझाना पड़ा। सिक्योरिटी की चिंता के कारण वो कुछ हफ्तों तक अपने बच्चे से मिल भी नहीं पाए। उनका पूरा थ्रेट मॉडल, मतलब वो किन खतरों का सामना कर सकते हैं और कैसे बचें, वो रातों रात बदल गया। वो कहते हैं कि उस समय सबसे डरावनी चीज थी अनिश्चितता। आगे क्या होगा, कौन क्या करेगा, कुछ पता नहीं था। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। जेक को डॉक्स करने के कुछ ही दिनों बाद, हाँ, कुछ ही दिन बाद शैडो ब्रोकर्स ने अपना 5वां और शायद सबसे विनाशकारी डंप जारी किया। 5वां डंप? हाँ। और इसमें शामिल थे कुछ ऐसे नाम जो साइबर सुरक्षा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। इटर्नल ब्लू और इटर्नल रोमांस। इटर्नल ब्लू, ये नाम तो अब बदनाम हो चुका है। आखिर ये था क्या और इतना खतरनाक क्यों? इटर्नल ब्लू वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एक बहुत ही बेसिक और वाइडली यूज्ड हिस्से, सर्वर मैसेज ब्लॉक (SMB) प्रोटोकॉल में एक बहुत सीरियस कमी का फायदा उठाता था। SMB, ये तो फाइल और प्रिंटर शेयरिंग के लिए होता है ना? बिल्कुल, नेटवर्क पर कंप्यूटरों को फाइलें और प्रिंटर शेयर करने देता है। ये लगभग हर विंडोज मशीन पर डिफ़ॉल्ट रूप से मौजूद होता है और अक्सर चालू रहता है। और इटर्नल ब्लू की क्या खासियत थी? इसकी खासियत ये थी कि ये इस SMB कमी का फायदा उठाकर दूर से, मतलब रिमोटली,
बिना यूजर के किसी क्लिक या गलती के विंडोज कंप्यूटर पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकता था। पूरा कंट्रोल? हाँ, इसे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कहते हैं। और क्योंकि एसएमबी इतना कॉमन था, इसका मतलब था कि दुनिया भर में लाखों, शायद करोड़ों विंडोज कंप्यूटर इस हमले का शिकार हो सकते थे। ये तो एनएसए के शस्त्रागार का एक तरह से परमाणु बम जैसा था। सही कहा, और अब ये सबके लिए अवेलेबल था। लेकिन इसमें एक पेंच था ना? सुनने में आया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने लीक होने से ठीक पहले पैच जारी कर दिया था। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। इटर्नल ब्लू लीक होने से करीब 1 महीना पहले, मार्च 2017 में, माइक्रोसॉफ्ट ने एक सिक्योरिटी अपडेट MS-17-010 जारी किया था, जिसने इसी एसएमबी वल्नरेबिलिटी को ठीक कर दिया था। लेकिन उन्होंने बताया नहीं था कि ये कितनी गंभीर है। नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कितनी सीरियस है या इसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। बाद में अफवाहें उड़ी और कुछ हद तक पुष्टि भी हुई कि एनएसए ने शायद लीक की भनक लगने के बाद या लीक से ठीक पहले चुपचाप माइक्रोसॉफ्ट को इस वल्नरेबिलिटी के बारे में बता दिया था ताकि वो पैच बना सकें। लेकिन पैच आने के बाद भी इटर्नल ब्लू ने भारी तबाही मचाई। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर्स पर पैच फौरन इंस्टॉल नहीं होते। कई ऑर्गेनाइजेशंस अपने सिस्टम अपडेट करने में धीमे होते हैं या पुराने सिस्टम यूज करते हैं जो अपडेट हो ही नहीं सकते। और इसी का फायदा उठाकर कुछ महीनों बाद मई 2017 में वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक हुआ। हाँ, वानाक्राई। उसने तो दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर लॉक कर दिए थे। बिल्कुल, और फिरौती मांगी थी। वानाक्राई ने फैलने के लिए इटर्नल ब्लू का ही इस्तेमाल किया था। इसके बाद नॉटपैटिया जैसे और भी खतरनाक हमले हुए जिन्होंने इटर्नल ब्लू का इस्तेमाल किया। इस 5वें डंप ने एक और खतरनाक बात सामने लाई थी ना? हाँ, इसमें सिर्फ टूल्स ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि शैडो ब्रोकर्स के पास एनएसए के ऑपरेशनल डेटा का भी कुछ हिस्सा था। ऑपरेशनल डेटा? मतलब? लीक में कुछ ऐसी फाइलें भी थीं जिनमें दावा किया गया था कि मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका के बैंकों के बीच हुए स्विफ्ट मनी ट्रांसफर से जुड़ा डेटा है। स्विफ्ट ट्रांसफर, जो इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर के लिए होता है? हाँ, स्विफ्ट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसे बैंक इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योर फाइनेंशियल मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ये डेटा असली था तो इसका मतलब था कि एनएसए न केवल सिस्टम में घुस रही थी बल्कि सेंसिटिव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर भी नजर रख रही थी। और अब ये जानकारी भी लीक हो गई थी। हाँ। जैक विलियम्स के लिए इसका क्या मतलब था? उनकी चिंताएं तो पहले ही बहुत बढ़ गई थी। ये उनके लिए और भी चिंताजनक था। अब उन्हें डर लगने लगा कि सिर्फ उनका नाम ही नहीं बल्कि उनके द्वारा टीओ में किए गए पिछले ऑपरेशंस की डिटेल्स भी लीक हो सकती हैं। ओहो। अगर ऐसा होता तो कोई दूसरा देश उन पर जासूसी या हैकिंग का आरोप लगा सकता था और विदेश यात्रा के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर सकता था। जैसा हुआवे की ऑफिसर के साथ हुआ था कनाडा में। बिल्कुल वैसा ही। उन्हें लगा कि वो पूरी तरह से शैडो ब्रोकर्स की दया पर हैं, कि वो उनके बारे में क्या जानकारी पब्लिक करते हैं और कब। इस डर के चलते उन्होंने सिंगापुर की अपनी एक तय यात्रा भी कैंसिल कर दी थी। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, ये शैडो ब्रोकर्स आखिर हैं कौन? 2017 के बाद से तो वो लगभग चुप हैं। हाँ, ये अभी भी एक रहस्य है, पर ज्यादातर शक रूस की सरकारी एजेंसियों पर जाता है। रूस पर? क्यों? इसके कई कारण हैं। पहला मकसद, एनएसए को शर्मिंदा करना, अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी में कंफ्यूजन फैलाना, रूसी हैकिंग के आरोपों से ध्यान भटकाना। ये सब रूस के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट से मैच करता है। ठीक है। दूसरा, कैपेबिलिटी। एनएसए जैसी हाईली सिक्योर एजेंसीज के नेटवर्क से इतना सेंसिटिव डेटा और टूल्स निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए एक नेशन स्टेट लेवल की क्षमता और रिसोर्सेज चाहिए, जो रूस के पास हैं। और टाइमिंग भी। हाँ, टाइमिंग। जैसा जेक विलियम्स ने नोट किया, डंप अक्सर रूसी हैकिंग की खबरों के आसपास आते थे। और चौथा, उनकी बयानबाजी। वो टूटी-फूटी अंग्रेजी। हाँ, वो टूटी-फूटी अंग्रेजी, बाइडन और ट्रंप पर कमेंट्स, ये सब एक तरह के जानबूझकर उड़े गए मास्क या छलावे की तरफ इशारा करते हैं, जो रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियां अक्सर इस्तेमाल करती हैं। क्या कोई और थ्योरी भी है? एक और मेन थ्योरी हेरोल्ड मार्टिन III के इर्द गिर्द घूमती है। हेरोल्ड मार्टिन? वो कौन था? मार्टिन बूज एलन हैमिल्टन कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्टर था जो एनएसए के लिए काम करता था। 2016 में उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार? क्यों? उसके घर से लगभग 50 टेराबाइट का हाईली सेंसिटिव डेटा मिला, जिसे उसने कई सालों में चुराया था। ये एनएसए के इतिहास की सबसे बड़ी डेटा चोरियों में से एक थी। 50 टेराबाइट। 50 टेराबाइट। तो क्या मार्टिन ही शैडो ब्रोकर्स था? ये मुमकिन है, पर सीधा सबूत नहीं है। शैडो ब्रोकर्स का पहला लीक मार्टिन की गिरफ्तारी से कुछ टाइम पहले हुआ था। हो सकता है कि शैडो ब्रोकर्स ने जो लीक किया वो मार्टिन के चुराए डेटा का ही हिस्सा हो।
शायद मार्टिन ने ये डेटा किसी और को दिया हो, या शायद किसी और ने उसके चुराए डेटा तक एक्सेस पा लिया हो। मार्टिन खुद क्या कहता है? मार्टिन खुद कहता है कि वो सिर्फ डेटा जमा कर रहा था, उसका इरादा लीक करने का नहीं था। लेकिन पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यादातर एक्सपर्ट्स अभी भी रूस को ही मेन सस्पेक्ट मानते हैं। ठीक है, तो अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं। इसके बड़े मतलब क्या निकले? हमने इससे क्या सीखा? सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल तो एनएसए और शायद बाकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जीरो डे वल्नरेबिलिटीज को जमा करने की स्ट्रैटेजी पर उठता है। हाँ, कि क्या इन कमजोरियों को चुपचाप अपने पास रखना और हमलों के लिए इस्तेमाल करना सही है, या उन्हें फौरन सॉफ्टवेयर वेंडर को बताकर ठीक करवा देना चाहिए ताकि सब सुरक्षित रहें। ये ऑफेंस बनाम डिफेंस की एक पुरानी बहस है। और शैडो ब्रोकर्स की घटना ने इस बहस को और तेज कर दिया। बिल्कुल। इसने दिखाया कि इन पावरफुल साइबर हथियारों को जमा करने का रिस्क कितना बड़ा है। अगर वो सुरक्षित नहीं रह पाते और गलत हाथों में पड़ जाते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ, तो वो दुनिया भर में भारी तबाही मचा सकते हैं। इटर्नल ब्लू इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। एनएसए ने शायद इसे टारगेटेड हमलों के लिए बनाया था, लेकिन लीक होने के बाद ये दुनिया भर के साइबर क्रिमिनल्स और दूसरे देशों के हैकर्स का हथियार बन गया। ये स्ट्रैटेजी बहुत बुरी तरह उल्टी पड़ गई। और इसका असर सिर्फ इटर्नल ब्लू तक ही नहीं था। इवेंट लॉग एडिटर जैसे टूल ने फोरेंसिक जांच को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, अब डिफेंडर्स को और ज्यादा अलर्ट और रिसोर्सफुल होने की जरूरत है। हाँ, हालांकि इसमें डिफेंडर्स के लिए एक पॉजिटिव पहलू भी है ना? हाँ, अगर हम देखना चाहें तो है। इन लीक हुए एनएसए टूल्स का एनालिसिस करके सिक्योरिटी कम्युनिटी को हमलावरों की कैपेबिलिटीज और टेक्निक्स की अभूतपूर्व जानकारी मिली। मतलब वो समझ पाए कि टॉप लेवल के हैकर्स कैसे काम करते हैं, कैसे टूल्स इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। और इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे इवेंट लॉग एडिटर के बारे में जानने के बाद अब सिक्योरिटी सिस्टम्स को इस तरह डिजाइन किया जा सकता है कि वो लॉग्स में छेड़छाड़ का पता लगा सके। ये एनएसए की अपनी क्षमताओं का भी एक जबरदस्त प्रदर्शन था, भले ही अनचाहे तरीके से हुआ। सही बात है। इन उपकरणों की कॉम्प्लेक्सिटी और सोफिस्टिकेशन ने दुनिया को दिखाया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज साइबर स्पेस में कितनी आगे थीं। तो संक्षेप में कहें तो इस कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं, एनएसए के बहुत पावरफुल और सीक्रेट हैकिंग शस्त्रागार का लीक होना, शैडो ब्रोकर्स नाम के एक मिस्टीरियस ग्रुप का सामने आना और उनके द्वारा इन हथियारों का खुला प्रदर्शन करना। हाँ, और इटर्नल ब्लू जैसे लीक हुए टूल्स का ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी पर विनाशकारी और परमानेंट असर। और जेक विलियम्स जैसे व्यक्तियों पर इस घटना का गहरा और पर्सनल असर, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ना चाहेंगे। सरकारों द्वारा जो ये साइबर हथियार बनाए जा रहे हैं, उनकी इस दुविधा पर सोचें। एक तरफ उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटेलिजेंस जुटाने और शायद हमलों को रोकने के लिए जरूरी माना जा सकता है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा शैडो ब्रोकर्स ने दिखाया, अगर ये हथियार लीक हो जाएं या चोरी हो जाएं, तो वो न केवल उस देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। सही बात है। ये घटना हमें आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा, प्राइवेसी और नेशन स्टेट्स की ताकत के बारे में क्या सिखाती है, खासकर तब जब सबसे शक्तिशाली हथियार भी अप्रत्याशित रूप से किसी के भी हाथ लग सकते हैं।